So hello friends, welcome once again on our YouTube channel वाइटल फार्मा एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी पे। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है एक नया सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। जैसे कि आप लोग को पता होगा तो साल आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना चालू कर चुके हैं इस चैनल पे। अगर आप नहीं देखे तो जा करके देखिए, वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी। तो आज ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज वगैरह बस देखेंगे। जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है फार्माकोलॉजी का, ये एक तरीके से बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंटेंट आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जनरल फार्माकोलॉजी होता क्या है, फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन जो भी आप समझिए। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जो यूज होता है फार्माकोलॉजी में वो पढ़ेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक्स विच कंसिस्ट ऑफ एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। देन फार्माकोडायनेमिक, बायो ये सब होता क्या है वो आगे आने वाले स्लाइड में पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस, राइट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज ऑर्फेन ड्रग, केमोथेरेपी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है फार्माकोलॉजी में। उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट देखेंगे, क्या होता क्या है ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देन रिसेप्टर ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट वगैरह वगैरह क्या होता है। ये बेसिक्स पूरा समझने के बाद ही अपना मेन जो भी यूनिट है वो स्टार्ट कर सकते हैं फार्माकोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी होता क्या है? तो इट इज़ अ साइंस ऑफ ड्रग। याद रखिए, ड्रग के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं इसमें फार्माकोलॉजी में। एंड इट कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फार्माकॉन। फार्माकॉन का क्या मतलब होता है? ड्रग। एंड लोगस, दो वर्ड से लिया गया है। एक फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग, लोगस मतलब जिसका डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा सब्जेक्ट जिसमें ड्रग के बारे में पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी, राइट। फार्माकोलॉजी को का फादर, ये देखिए, ओस्टवॉल्ड स्मिथ वर्क को बोलते हैं रिगार्डेड एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। किसी किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फार्माकोलॉजी का फादर कौन था, तो बताइए। तो ये ओस्टवॉल्ड स्मिथ वर्क याद रखिए, एनटीए वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं भाई साहब। तो ये सिंगल वर्ड क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, नाइपर में पूछता है कभी कभी। तो अब देखिए, ये दो डिवीजन मेन होता है फार्माकोलॉजी का। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में जैसे कि आप लोग को बताया एडीएमई आएगा, वो आगे आने वाले स्लाइड में देखेंगे। एंड फार्माकोडायनेमिक में ड्रग बॉडी के साथ में क्या कर रहा है वो इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं अपन फार्माकोकाइनेटिक्स से। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का क्या मतलब होता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। बॉडी ड्रग के साथ में क्या कर रहा है वो होता है फार्माकोकाइनेटिक्स। जैसे कि आप कोई टैबलेट लिए, टैबलेट खाए तो क्या क्या होगा उसके साथ में, बॉडी उसके साथ में क्या क्या करेगा वो फार्माकोकाइनेटिक्स में आप पढ़िएगा। ये डिटेल बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ाएंगे हम लोग आपको, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो आपने ड्रग लिया तो उसमें सबसे पहले एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। मान चलिए ये एक ड्रग है, ड्रग आप खाया, ठीक है। आपने ड्रग खाया तो क्या होगा, सबसे पहले ब्रेक डाउन होगा, फिर टूटेगा, जीआईटी से एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे, ब्लड में। एब्जॉर्ब हो गया, एक बार एब्जॉर्ब हो गया तो क्या होगा, उसको बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना पड़ेगा। मान चलिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया तो वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद लीवर में जाएगा। एक्सक्रेशन होने के लिए क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होना पड़ेगा ना। तो लीवर वगैरह फिर दूसरा एंजाइम वगैरह क्या करेगा, इसको मेटाबलाइज करेगा। देन ये एलिमिनेट होगा, जो भी अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके थ्रू ये एलिमिनेट हो जाएगा बॉडी के बारे में, बॉडी से बाहर हो जाएगा ये। तो एडीएमई आ गया आपका फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ेंगे। आगे बायो फार्मास्यूटिक्स में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बस फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है ये आप समझ लिया। एंड फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, देखिए ड्रग जब खाए वो ड्रग बॉडी के साथ में क्या एक्शन दिखाएगा भाई, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। वो ड्रग बॉडी के साथ में क्या करेगा, वो रिसेप्टर से जाकर के जुड़ करके इंट्रिंसिक एक्टिविटी बढ़ाएगा, कम करेगा, वो डिपेंड करेगा ड्रग किस टाइप का एगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है। ये आगे वाले स्लाइड में देखते हैं कि रिसेप्टर और एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट क्या होता है। तो अभी बस इतना याद रखिए कि फार्माकोडायनेमिक का मतलब होता है ड्रग बॉडी के साथ में क्या करेगा, वो फार्माकोडायनेमिक में आ गया। अब ड्रग ड्रग इतना बोल रहे हैं तो ये ड्रग होता क्या है भाई साहब? तो इट इज द सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटीज। देखिए ये क्या है, एक सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटीज है प्रेजेंट इन अ मेडिसिन। अब देखिए कोई मेडिसिन है, मेडिसिन कोई टैबलेट है मान चलिए, तो टैबलेट में पूरा का पूरा ड्रग तो रहता नहीं है। ड्रग क्या होगा इसमें, इसमें जो ड्रग प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं एपीआई। जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होगा उसको ही मेन ड्रग बोलते हैं। तो वही बोल रहा है, इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटीज विच आर प्रेजेंट इन आवर मेडिसिन
दैट इज यूज्ड फॉर, या तो डायग्नोसिस के लिए यूज करेंगे, या तो किसी डिजीज के प्रिवेंशन के लिए यूज करेंगे, या फिर किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करेंगे उस ड्रग का। तो ड्रग क्या होता है? इट इज अ सिंगल एक्टिव केमिकल एंटिटीज विच आर प्रेजेंट इन द मेडिसिन एंड विच आर यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, एक टर्मिनोलॉजी होता है आपका ऑर्फेन ड्रग। ऑर्फेन ड्रग का मतलब क्या होता है? ऑर्फेन लग रहा है ना, अनाथ के जैसा, जिसका कोई नहीं, ऐसा लग रहा है ना। तो ऐसा ड्रग जिसको यूज करते हैं, द ड्रग विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज, जो रेयरली होता है, थोड़ा बहुत, एक उतना ज़्यादा पेशेंट में नहीं होता है ये डिजीज, वैसे डिजीज को क्या बोलते हैं? देख, ऑर्फेन ड्रग क्या होता है कि जो रेयर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज करेंगे आप, उसको बोलते हैं ऑर्फेन ड्रग। जैसे कि एक डिजीज होता है, डिजीज का सिंड्रोम बोल सकते हैं, ये ड्रेवेट सिंड्रोम, इसका एक और नाम होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है तो। ड्रेवेट सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोलॉन्ग्ड सीजर विथ फीवर एंड इट कंसिस्ट इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये जनरली फीटस, ये जनरली इसमें 1 साल तक के बच्चे में, जो बच्चे का डिलीवरी हुआ उससे 1 साल तक के बच्चे में जनरली देखा जाता है। ये प्रोलॉन्ग्ड लॉन्गर एज तक भी जा सकता है, लेकिन ये होता क्या है? इट इज़ रेयर ड्रग रेजिस्टेंस डिजीज विच इज अ टाइप ऑफ एपिलेप्सी, जिसमें क्या होता है, सीजर जो है ना प्रोलॉन्ग्ड टाइम तक होता है, इसके साथ में फीवर भी आता है, ये बॉडी के किसी एक हिस्से में देखा जाता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग यूज करते हैं कैनाबिडायोल, इसका जो है ना रेफरेंस लिस्टेड ड्रग, ये क्या है आपका? ये इसका ब्रांड नेम है एपी डायलॉक्स, याद रखिएगा। तो ऑर्फेन ड्रग आपको समझ में आ गया, ये ऑर्फेन ड्रग का एग्जांपल हो गया कैनाबिडायोल, जो रेयर डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। अब एसेंशियल ड्रग क्या होता है? देखिए, ऑर्फेन ड्रग समझ लिए, अब देखते हैं एसेंशियल ड्रग क्या होता है। द ड्रग विच आर लिस्टेड बाय WHO, याद रखिए, जो WHO ने लिस्ट करके रखा हुआ है किस चीज़ में? इन अ नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, जो भी नेशन है उसके लिए जो एसेंशियली मेडिसिन होगा उसको एसेंशियल ड्रग बोलते हैं। एंड इट सेटिस्फाई द हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो डिजीज ज़्यादा पॉपुलेशन में है उसके, उस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो भी एसेंशियल ड्रग हुआ वो लिस्ट करता है कौन? WHO वाला, उसको एसेंशियल ड्रग बोलते हैं। ठीक, चलिए चलते हैं, अगला टर्मिनोलॉजी देखते हैं, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। ये क्या होता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, फार्माको मतलब फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, फार्माकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड डिजीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, टुगेदर विथ द नॉलेज ऑफ डिजीज़। अगर डिजीज़ के बारे में भी पता है, ड्रग के बारे में भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दैट डिजीज़, प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, डायग्नोस सब कुछ कर सकते हैं। तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स क्या हो गया? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विथ द नॉलेज ऑफ डिजीज सो दैट यू कैन ट्रीट एनी डिजीज एंड इट प्रिवेंट भी कर सकते हैं ड्रग्स का यूज करके, अगर आपको सब पता है तो। उसके बाद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होता है? ये भी एक टर्मिनोलॉजी है। तो आप लोग सुने होंगे क्लिनिकल ट्रायल के बारे में। तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन पे साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ड्रग होता है। यानी कि देखिए, आप सुने होंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल एंड क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? ये एनिमल पे किया जाता है, एनिमल पे परफॉर्म किया जाता है, लेकिन ये क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है यहाँ पे, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या करते हैं? ड्रग का जितना भी एक्शन हो रहा है ऑन द पेशेंट एज वेल एज द हेल्दी वॉलेंटियर। सबसे पहले फेज 1, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे क्लिनिकल ट्रायल आगे वाले वीडियो में। जनरली देख लीजिए, इसमें ADME का भी बॉडी ड्रग में एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही से मेटाबोलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ताकि एलिमिनेट हो सके, ये सब देखा जाता है जनरली हेल्दी वॉलेंटियर फेज 1 में। उसके बाद उसका इफेक्ट कैसा आ रहा है वो फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल भी चेक करते हैं। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किसका? ड्रग का, ऑन द ह्यूमन, ऑन द मैन और ह्यूमन बोल सकते हैं। इसमें दोनों आ जाएगा आपका, हेल्दी वॉलेंटियर भी आ जाएगा एंड आपका पेशेंट भी आ जाएगा, पेशेंट्स भी आ जाएंगे इसमें। तो आपको देख लिए, चलते हैं अब नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी में देखते हैं केमोथेरेपी क्या होता है। याद रखिए, केमो मतलब केमिकल से आप थेरेपी करेंगे किसी डिजीज़ का, तो उसको केमोथेरेपी बोलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन और मेलिग्नेंसी विथ स्पेसिफिक। मेलिग्नेंसी मतलब ऐसा कंडीशन जिससे इंसान मर सकता है, जो भी पेशेंट है वो मर सकता है, राइट। उसको
ट्रीट करेंगे विथ स्पेसिफिक ड्रग दैट हैव सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और मैलिग्नेंट सेल। और इसका नॉर्मल सेल जो आपका है, जो नॉर्मल सेल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो मैलिग्नेंट सेल होगा या फिर जो इन्फेक्टिंग सेल, जो सेल इसमें डिजीज हो चुका है या उसमें इसमें इन्फेक्शन हो चुका है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं इस केमोथेरेपेटिक एजेंट का। तो वो केमोथेरेपी हो गया। मतलब सिंपल सा समझिए कि कोई भी डिजीज है उसको केमिकल का यूज करके, यानी कि ड्रग का यूज करके आप थेरेपी कर रहे हैं तो केमोथेरेपी हो गया वो। अब टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है भाई साहब? तो इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजनस इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग। याद रखिए, ड्रग भी अपने आप में पॉइजन है। एवरीथिंग इज पॉइजन। अगर पानी ज़्यादा पी लीजिएगा तो वो भी पॉइजन के उसमें भी काम करता है, ठीक है। तो हर एक चीज़, कोई भी अगर आप नॉर्मल कंसनट्रेशन से ज़्यादा ले रहे हैं, मान चलिए डाइजेपाम तो समझ में आ रहा होगा आपको, नींद के लिए लेते हैं आप, 10 डाइजेपाम खा लीजिएगा, वैसे कहने के लिए तो ड्रग है लेकिन 10 खा लीजिएगा तो भगवान के प्यारे हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक चीज़ अपने आप में टॉक्सिकोलॉजी है। डिपेंड करता है कि उसका कंसंट्रेशन लिमिट में अगर खा रहे हैं तो वो ड्रग के रूप में काम करेगा, ज़्यादा खा लिए तो टॉक्सिक इफेक्ट देगा। तो देखिए होता क्या है टॉक्सिकोलॉजी? It is the study of poisonous effect of drug and other chemicals with emphasis on detection, prevention और treatment। तो टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक इफेक्ट कैसे आ रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन या ये सब कैसे कर सकते हैं वो सब भी टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये भी एक पार्ट है फार्माकोलॉजी का, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट में, बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है। देखिए अभी आपको बताया था, जैसे कि मान चलिए आप ड्रग खाया तो क्या हुआ, एब्जॉर्ब, ये सबसे पहले क्या होगा इसका डिसइंटीग्रेशन। ये सब पूरा डिटेल में देखेंगे फार्मास्यूटिक्स में, टेंशन नहीं लीजिए। डिसइंटीग्रेशन होगा। डिसइंटीग्रेट कहाँ पे होगा भाई साहब? जीआईटी में ही होगा ना। अब जीआईटी में डिसइंटीग्रेट होकर के ये एब्जॉर्ब होगा कहाँ पे? ब्लड में, वही ब्लड वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होकर के जो आता है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब अवेलेबल होना, कहाँ पे? बायो में। बायो मतलब बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स में कितना ड्रग आ रहा है ब्लड में, उसको बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए, इट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट आर एब्जॉर्ब फ्रॉम गिवन डोसेज फॉर्म। आपने टैबलेट दिया एंड ये डिसइंटीग्रेट होकर के एब्जॉर्ब हुआ, जो भी दिया डोसेज फॉर्म उससे, एंड रीचेज टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड। अब बताइए ऐसा कौन सा रूट है? 3-4 रूट है ना। ओरल रूट ले सकते हैं, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर वगैरह वगैरह। एक ऐसा रूट है जिसका 100% बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब क्या? ब्लड तक ड्रग को पहुंचाना। अब डायरेक्ट आप ब्लड में ही ड्रग दे दिए तो 100 का 100% दे दिए ना ब्लड, कहाँ पे? ब्लड में। तो आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट की बायोअवेलेबिलिटी 100% है। कितना? बायो अवेलेबिलिटी इसका 100% है इंट्रावेनस का। याद रखिए ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये सब बेसिक्स है, इतना तो आना ही चाहिए फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले। अब बायो अवेलेबिलिटी देख लिए। अब बायो इक्विवेलेंस क्या होता है ये देखिए मान के चलिए एक ड्रग ये है, रेफरेंस ड्रग है मान के चलिए, एंड एक और आपने फॉर्मुलेशन बनाया या ड्रग बनाया, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ये हो गया, लेकिन ये दूसरा मान के चलिए जेनरिक बनाया या फिर कोई और ड्रग है। तो बायो इक्विवेलेंस का मतलब क्या हुआ? ये दोनों सेम एक्सटेंट में एब्जॉर्ब होगा या बायो अवेलेबल होगा। यहाँ पे देखिए, व्हेन द रेट, जितना स्पीड से हो रहा था ये रेफरेंस ड्रग, उतना ही स्पीड से ये भी एब्जॉर्ब होना चाहिए एंड रीच करना चाहिए कहाँ पे? ब्लड में। एंड द एक्सटेंट, जितना अमाउंट ये एब्जॉर्ब हो रहा था पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उतना ये भी एब्जॉर्ब होना चाहिए उसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टाइम में। तो व्हेन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, वही एपीआई ऑफ द टू फॉर्मुलेशन, ये दो फॉर्मुलेशन है, दो अलग अलग टाइप का फॉर्मुलेशन है। एक रेफरेंस था, ये आप फॉर्मुलेट किए थे, दूसरा फॉर्मुलेशन किए हुए थे, आर द सेम टेस्टेड बाय स्टैंड, दोनों का सेम होना चाहिए, इसको बोलते हैं बायो इक्विवेलेंस। बायो मतलब ब्लड में दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है। दो फॉर्मुलेशन है एंड दोनों का कंसंट्रेशन, मान चलिए एक फॉर्मुलेशन, एक रेफरेंस वाला किसी एक पेशेंट को दिए, दूसरा जो आप दूसरा फॉर्मुलेशन बनाए वो दूसरे पेशेंट को दिए, तो इसका जो 1 घंटे में जितना एब्जॉर्ब हुआ होगा उतना ही इसका भी एब्जॉर्ब होना चाहिए, उस चीज़ को बायो इक्विवेलेंस बोलते हैं। मेरे हिसाब से अब तो समझ गए होंगे। अब फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? बायो इक्विवेलेंट तो समझ गए, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट में सब कुछ सेम होगा। देखिए, व्हेन टू फॉर्मुलेशन, जब दो फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो दैट उसमें सब कुछ सेम होना चाहिए। कंटेन्स द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट, एपीआई भी सेम होना चाहिए, एंड आर आइडेंटिकल इन स्ट्रेंथ, मतलब उसकी जितनी बायोअवेलेबिलिटी थी वो उसका थेरेपेटिक एक्शन जितना था उतना भी होगा, कंसंट्रेशन जितना एब्जॉर्ब हो रहा था उतना ये भी होगा,
जो डोसेज फॉर्म मान चलिए उसका टैबलेट था तो इसका भी टैबलेट डोसेज फॉर्म में, जो भी एक्सीपिएंट यूज किए थे दोनों का सेम होगा, सब कुछ सेम अगर होगा तो उसको फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है, पूछ सकता है, क्योंकि घुमा देगा बायो इक्विवेलेंस एंड फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिए बायो इक्विवेलेंस में क्या था, बस ये रेट एंड एक्सटेंट पे डिपेंड करा था, रेट एंड एक्सटेंट दोनों का सेम था, दो फॉर्मुलेशन का, लेकिन इसमें सब कुछ सेम है, रेट भी, एक्सटेंट भी, फॉर्मुलेशन भी, आइडेंटिकल स्ट्रेंथ भी है, आइडेंटिकल कंसंट्रेशन भी, एंड डोसेज फॉर्म भी दोनों का सेम ही है। तो ये दो डिफरेंस हो गया फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट में एंड बायो इक्विवेलेंट में। अब ये जेनोबायोटिक क्या होता है भाई साहब, जेनोबायोटिक मतलब बॉडी के लिए, ये देखिए एनी सब्सटेंस विच आर फॉरेन टू आवर बॉडी, मतलब बॉडी में कुछ भी आप बाहर से दे रहे हैं तो बॉडी के लिए वो चीज़ क्या है, जेनोबायोटिक्स है। और ये बॉडी क्या करता है, इसको जल्दी से जल्दी निपटा देता है, मार देता है, ठीक है, वही मेटाबोलाइज कर करके। ये अब ड्रग ले रहे हैं, ड्रग भी बॉडी के लिए जेनोबायोटिक ही है, बॉडी का पार्ट तो नहीं है ना ड्रग, आप ले रहे हैं तो वो भी बॉडी के लिए जेनोबायोटिक्स है। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी है, आप याद रखिए इसको। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये याद रखिए थोड़ा सा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब ड्रग क्या होता है ये तो देख लिए, रिसेप्टर क्या होता है ये बताइए थोड़ा। रिसेप्टर जो है ना, ये कुछ भी नहीं, ये बॉडी का प्रोटीन है, ठीक है, बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है सेल के ऊपर में, वही रिसेप्टर के तौर पे काम करता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, राइट। अब देखिए इसमें अब जनरली पढ़ते हैं कि रिसेप्टर कोई एगोनिस्टिक, कोई ड्रग लिया वो एगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखा रहा है, एंटागोनिस्ट दिखा रहा है, पार्शियल एगोनिस्ट है, तो ये जनरली एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है क्या, ये तो समझिए। तो देखिए एगोनिस्ट क्या होता है, एन एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर, कोई भी रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ देयर फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। मान चलिए ये एक रिसेप्टर है और ये एक ड्रग है, मान चलिए एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन जो भी रिलीज होगा जहाँ से, ये सब आगे वाले यूनिट एएनएस में देखेंगे, ये इस रिसेप्टर पे जाकर के जुड़ा एंड ये अपना इफेक्ट दिया, जो भी इफेक्ट होगा, मान चलिए हार्ट पे हार्ट रेट को कम करने का इफेक्ट होता है, इसका टेंशन नहीं लीजिए, बस ये समझा रहे हैं एगोनिस्ट क्या होता है। तो एसिटाइलकोलिन का काम क्या था, इस रिसेप्टर से जुड़ करके इसकी एक्टिविटी ये हार्ट रेट को कम करना। अब इसके जैसा अगर कोई ड्रग आ गया, मान चलिए एसिटाइलकोलिन बॉडी में रिलीज नहीं हो रहा है, तो उसके जैसा अगर कोई ड्रग दिए जो एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो कर रहा है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है नॉन एबिलिटी में, तो उसको एगोनिस्टिक एक्टिविटी बोलते हैं। यानी कि क्या करेगा, रिसेप्टर के इंट्रिंसिक एक्टिविटी को 0 से 1 पर, मान चलिए 0 पहले था तो वो 1 पे ला देगा। नहीं समझे फिर भी एक एनालॉजी लेते हैं, ड्रग जो है ना, ड्रग इज लाइक कोच, ड्रग क्या है, कोच है, एंड रिसेप्टर, रिसेप्टर बहुत बोल रहे हैं, रिसेप्टर मान चलिए ये क्या है, प्लेयर है, खिलाड़ी है। मान चलिए आप रिसेप्टर हो, आप खिलाड़ी हो, एंड ड्रग कोच, कोच मैं हूँ, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, टीचर हूँ तो मैं कोच हूँ। तो मान चलिए एगोनिस्टिक एक्टिविटी में क्या होगा, आपके मान चलिए पहले इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 था, मैंने आपको मोटिवेट किया, जीपैट में रैंक लाओ, अच्छे कॉलेज मिलेगा, अच्छे जगह प्लेसमेंट मिलेगा, उसके बाद में 12,400 जो भी आपका स्टाइपेंड मिलेगा, तो आप एकदम मोटिवेट हो गए, आपकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी 0 से हाई हो गया, तो क्या हो गया, ये एगोनिस्टिक एक्टिविटी दिखा दी अपने आप को। तो वही काम करता है ड्रग, रिसेप्टर से जुड़ करके उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है, तो समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा पार्शियल एगोनिस्ट के बारे में। पार्शियल एगोनिस्ट क्या होता है, इट इज एन एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर, ये सब मैक्सिमल 0 एंड 1 के बीच में रहेगा, एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सब मैक्सिमल इफेक्ट, ना तो ज़्यादा ना तो कम, 0 से 1 के बीच में रहेगा, बिटवीन, इंट्रिंसिक एक्टिविटी कहाँ पर रहेगा, इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब एक चीज़ याद रखिए, इंट्रिंसिक एक्टिविटी, ये पार्शियल एगोनिस्ट जो है ना, जो भी ड्रग रहेगा, अगर फुल एगोनिस्ट के प्रेजेंस में एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने लगता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान चलिए कोई टीचर, मान चलिए आपका मेन टीचर जो पढ़ा रहा था वो अवेलेबल नहीं है और वो किसी और को पढ़ाने के लिए भेज दिए, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा है, पार्शियली पढ़ा रहा है, एंड अगर मान चलिए उसी बीच में आपका मेन टीचर आ गया तो जो पढ़ा रहा था वो भी पढ़ाना बंद, मतलब जो आपका फुल एगोनिस्ट था, आपका मेन टीचर था, वो आए तो ये भी पढ़ाना बंद कर दिया। वही होता है अगर फुल एंटागोनिस्ट के प्रेजेंस में अपना एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो करवाता है। चलिए चलते आगे, इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं। मान चलिए कोई टीचर आया,
ठीक है, आपका मेन टीचर नहीं था, कोई टीचर आया, वो सब कुछ गलत पढ़ा कर चला गया। समझिए क्या कंडीशन है भाई साहब। तो वही बोल रहा है ये, एन एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। आपका मेन टीचर सही डायरेक्शन में पढ़ाता, आपको मोटिवेट करता, कोई ऐसा इंसान को भेज दिया जो आपको डिमोटिवेट करके निकल गया, तो वो होता है आपका इन्वर्स एगोनिस्ट। याद रखिए इसकी, वो इंट्रिंसिक एक्टिविटी जीरो से -1 में चला जाएगा, जीरो से -1 में जाएगा, निगेटिव साइड जाएगा, वो हो गया आपका इन्वर्स एगोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या होता है? ये तो क्या होता है कि इट इज़ एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। जो एगोनिस्टिक एक्टिविटी आ रहा था उसको रोकना है अपन को। मान चलिए ये रिसेप्टर था, इस पे एसिटाइल कोलिन आकर के जुड़ रहा था, एसिटाइल कोलिन का मान चलिए रिसेप्टर है, एसिटाइल कोलिन आकर के जुड़ रहा था। अब क्या करिए, एंटागोनिस्ट क्या करेगा? मान चलिए ये एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है, तो एट्रोपिन ये एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी दिखाता है। अब एट्रोपिन आकर के यहाँ जुड़ गया, अगर यहाँ ये बैठ गया, जगह खाली नहीं है, एसिटाइल कोलिन को जुड़ने नहीं देगा, तो पहले जीरो था, जीरो का जीरो ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होना है। यहाँ पे एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी शो कर रहा है। एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट ऑन अ रिसेप्टर और द सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था उसको भी प्रिवेंट करेगा, बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट इट्स ऑन, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है उस पर, रिसेप्टर को बस ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो ये एंटागोनिस्ट हो गया आपका। ये पार्शियल एगोनिस्ट का एक एग्जांपल है एरिपैपराजोल, याद रखिएगा, इसका एक एग्जांपल है एरिपैपराजोल, एरिपैपराजोल। ये D2 का पार्शियल एगोनिस्ट है। D2 रिसेप्टर पढ़े होंगे ना आप? रिसेप्टर नहीं पढ़े होंगे तो हम हैं, टेंशन नहीं लीजिए, अभी फार्माकोलॉजी पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपका पूरा, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है, इफ़ यू फील आवर वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर योर डाउट एंड कंसेप्ट, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली का जो फ्रेंड है उसके साथ में शेयर करिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुंच सके। हम लोग फ्री में सब कुछ पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, जाइए अब आप फोड़िए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।